everyone, I'm Dr. Minal, anesthesiologist. आज हम बात करेंगे 10 ऐसे biggest myth की that every Indian still believe. स्पेशली जब आपके घर में किसी की सर्जरी होने वाली हो। और मुझे यकीन है इनमें से 3 मिथ पर तो आप भी कभी न कभी जरूर बिलीव किए होंगे। किसी ने कहा होगा स्पाइनल इंजेक्शन के बाद लकवा मार जाता है, तो किसी ने डराया होगा कि जनरल एनेस्थीसिया के बाद लोग उठते ही नहीं, और किसी ने जरूर डराया होगा कि वेंटिलेटर पर जाने का मतलब उम्मीद खत्म। लेकिन क्या ये बातें सच है या फिर सिर्फ अफवाह? मैं हर दिन आईसीयू में और ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट्स के साथ काम करती हूँ, और हर हफ्ते मुझे ऐसे कई पेशेंट और उनके फैमिली मेंबर्स मिलते हैं जो सर्जरी से ज्यादा इन मिथ की वजह से डरते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ मिथ नहीं तोड़ेंगे, हम जानेंगे कि एक्चुअली बॉडी के अंदर क्या होता है, डॉक्टर्स ऐसे डिसीजंस क्यों लेते हैं, और आपको किन बातों पर सच में भरोसा करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मिथ नंबर 1, स्पाइनल एनेस्थीसिया से लकवा हो जाता है। ये शायद इंडिया का सबसे कॉमन मिथ है। सोचिए, कल आपकी मम्मी की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने कहा स्पाइनल एनेस्थीसिया देना होगा। तभी एक रिश्तेदार आकर कहता है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया मत लगवाना, मेरे एक जान पहचान वाले को उससे लकवा मार गया था। सो लेट्स सी, क्या सच में स्पाइनल एनेस्थीसिया से पैरालिसिस हो जाती है? सबसे पहले हम स्पाइनल एनेस्थीसिया को बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। हमारे ब्रेन से लेकर पूरे शरीर तक मैसेज एक हाईवे की तरह जाता है। इसी हाईवे को कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बहुत कम लोग जानते हैं, जिस जगह पर स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है वहाँ तक आते आते हाईवे मेन खत्म हो चुका होता है। उसके नीचे होती है बहुत छोटी छोटी नर्व्स जो कि लिक्विड में आराम से तैर रही होती हैं। लेट्स सी एग्जांपल। अगर एक बाउल में नूडल्स पानी में तैर रहे हैं और आप उसमें एक चम्मच डालें, तो क्या नूडल्स टूट जाते हैं? नहीं, वो साइड में हट जाते हैं। कुछ ऐसा ही स्पाइनल एनेस्थीसिया के दौरान होता है। नीडल बहुत ही पतली होती है और नर्व फाइबर्स उसके लिए जगह बना लेते हैं। इसी वजह से स्पाइनल एनेस्थीसिया रोज दुनिया भर में लाखों सर्जरी में इस्तेमाल होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि अगर इतना सेफ है तो लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि इंसानी दिमाग बुरी खबर को अच्छी खबर से ज्यादा याद रखता है। अगर 10,000 लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद ठीक होकर घर चले जाएं, तो उनके बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन अगर एक केस में एक रेयर कॉम्प्लिकेशन हो जाए, तो उसकी कहानी सालों तक चलती रहती है, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, फैमिली फंक्शंस में, और धीरे धीरे वही कहानी सच लगने लगती है। अब एक और सवाल, क्या स्पाइनल एनेस्थीसिया में रिस्क बिल्कुल 0 है? नहीं, क्योंकि मेडिसिन में कोई भी प्रोसीजर 100% रिस्क फ्री नहीं होता। कभी ब्लड प्रेशर हल्का सा कम हो सकता है, तो कभी इंजेक्शन वाली साइड पर 1-2 दिन तक हल्का सा दर्द हो सकता है, कभी कभी पैरों में झंझनाहट महसूस हो सकती है। लेकिन ये सारी चीजें ज्यादातर टेम्पररी होती हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया का परमानेंट पैरालिसिस बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है, और इसीलिए स्पाइनल देने से पहले आपसे हिस्ट्री पूछी जाती है। एनेस्थेटिस्ट आपकी ब्लड रिपोर्ट्स देखते हैं और हर सेफ्टी प्रिकॉशन फॉलो की जाती है। इसीलिए अगली बार यदि कोई भी कहे कि स्पाइनल मत लगवाइए, तो आप एक बार एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से जरूर पूछिए, डॉक्टर मेरे केस में स्पाइनल क्यों बेस्ट है? हर बॉडी अलग होती है और ट्रीटमेंट भी उसी के हिसाब से डिसाइड होता है। अब बात करते हैं सेकंड मिथ की, जनरल एनेस्थीसिया के बाद लोग उठते ही नहीं। इसके लिए देखते हैं कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर एक्चुअली होता क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि डॉक्टर सिर्फ एक इंजेक्शन लगाते हैं और उसके बाद पेशेंट सो जाता है और सर्जरी खत्म होने पर अपने आप उठ जाता है। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। जनरल एनेस्थीसिया सिर्फ सुलाने का नाम नहीं, ये केयरफुली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। जब भी पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उसके बाद पेशेंट को 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही पेशेंट की बॉडी पर मॉनिटर लगा दिया जाता है। मॉनिटर बताता है पेशेंट की हार्ट बीट, पेशेंट का ब्लड प्रेशर, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल, यानी एक मशीन और बॉडी की पूरी निगरानी करती है। ये सब इसलिए क्योंकि एक सर्जरी सिर्फ सर्जन नहीं कर रहा होता, बल्कि पूरी टीम मिलकर सेफ्टी का ध्यान रखती है। और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का काम सिर्फ पेशेंट को सुलाना नहीं होता, बल्कि सेफली जगाना भी होता है। ऑपरेशन के दौरान पेशेंट के होश के हिसाब से दवाओं को एडजस्ट किया जाता है। हर पेशेंट अलग होता है। एक 25 साल का पेशेंट और एक 75 साल के पेशेंट, दोनों की डोज अलग होती है। इसीलिए एनेस्थीसिया वन साइज फिट और ट्रीटमेंट नहीं है। अब एक और सवाल कि फिर कॉम्प्लिकेशन क्यों होती है? जैसे किसी भी सर्जरी में रिस्क होता है, वैसे ही एनेस्थीसिया में भी रिस्क होता है। लेकिन आज के जमाने में मेडिसिन, मॉनिटरिंग और टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है
कि हेल्दी पेशेंट में एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन बहुत ही रेयर है और इसीलिए सर्जरी से पहले डॉक्टर आपसे इतने सारे सवाल पूछते हैं। आपको कोई ब्लड प्रेशर तो नहीं है, आपको कोई डायबिटीज तो नहीं है, आपको सांस की दिक्कत तो नहीं है, या फिर आपका दिल नॉर्मल चलता है या नहीं, किसी दवा से कोई एलर्जी तो नहीं है। इसीलिए अगली बार जब भी आपको जनरल एनेस्थीसिया सजेस्ट किया जाए तो याद रखिए, एनेस्थीसिया सिर्फ एक इंजेक्शन नहीं बल्कि पूरी साइंस है और उस साइंस के पीछे एक डॉक्टर पूरी सर्जरी के दौरान सिर्फ आपकी निगरानी करता है। अब बात करते हैं मिथ नंबर 3, सर्जरी से पहले पेशेंट को खाना क्यों नहीं अलाउड है। मान लो आपकी सुबह सर्जरी होने वाली है तो रात से ही आपको बता दिया जाता है कि कुछ मत खाना, कुछ मत पीना, लेकिन उसके बाद भी जब सुबह सर्जरी का टाइम आता है तो अक्सर पेशेंट कहते हैं मैंने तो पानी पी लिया। डॉक्टर, ये सिर्फ एक घुट पानी ही तो था। वैलिड बहुत ही जेन्युइन सवाल है, लेकिन इसका जवाब ढूंढना भी उतना ही जरूरी है। देखिए, जब आप जाग रहे होते हैं और गलती से पानी या फिर खाना गलत रास्ते चला जाए तो आपको तो ठसा लगता है और आप जोर जोर से खांसने लगते हैं। ये बॉडी का नेचुरल प्रोटेक्शन सिस्टम है, ये हमें बचाता है। लेकिन जनरल एनेस्थीसिया के दौरान ये प्रोटेक्शन थोड़े टाइम के लिए खत्म हो जाता है। अगर उस वक्त आपके पेट में खाना या फिर पानी है तो वो उल्टी के साथ फेफड़े में जा सकता है, जिससे लंग को सीरियस नुकसान हो सकता है। बाद में कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है या फिर कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। तो इसी रिस्क को कम करने के लिए हम फास्टिंग करवाते हैं। अब बात करते हैं मिथ नंबर 4 की। आईसीयू का मतलब पेशेंट नहीं बचेगा। मैं यहाँ आपको एक सीन बताती हूँ। ऑपरेशन खत्म होता है, डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं सर्जरी अच्छी हुई लेकिन पेशेंट को कुछ देर तक आईसीयू में रखना पड़ेगा। बस इतना सुनते ही फैमिली का चेहरा बदल जाता है। कोई रोने लगता है तो कोई फोन करने लगता है, तो कोई कहता है कि आईसीयू मतलब कंडीशन बहुत सीरियस है, लेकिन हर बार जवाब हाँ नहीं होता। सबसे पहले समझिए, आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। इसका मतलब है कि ऐसी जगह जहाँ पेशेंट पर नॉर्मल वार्ड से ज्यादा नजर रखी जाती है। यहाँ मॉनिटर्स कंटिन्यूअसली पेशेंट की हार्ट बीट को मॉनिटर करते हैं, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं और एक एक सेकंड पे ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर होता है। डॉक्टर्स और नर्सेज भी आईसीयू में पेशेंट को ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखते हैं। अब एक और सवाल, हर पेशेंट को आईसीयू नहीं भेजा जाता क्योंकि हर पेशेंट को इंटेंसिव मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होती और हर आईसीयू पेशेंट मौत के करीब नहीं होता। कई बार पेशेंट बिल्कुल स्टेबल होता है लेकिन सर्जरी बड़ी होती है तो मॉनिटरिंग के लिए उसे आईसीयू में रखा जाता है, जैसे कि हार्ट सर्जरी या फिर किसी बुजुर्ग की सर्जरी। अब लेट्स टेक एग्जांपल। सोचो, 2 बच्चे साइकिल चला रहे हैं, एक नॉर्मल रोड पर तो दूसरा पहाड़ी रोड पर। वेल, दोनों अच्छे राइडर्स हैं, लेकिन पहाड़ी रोड वाले को ज्यादा सेफ्टी और हेलमेट की जरूरत होती है। क्या इसका मतलब ये कि उसका एक्सीडेंट हो गया? नहीं, क्योंकि सिर्फ एक्स्ट्रा सेफ्टी दी जा रही है। आईसीयू का मतलब भी कुछ ऐसा ही है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको आईसीयू रिकमेंड हो तो नाम सुनकर घबराइए मत। उनसे पूछिए, डॉक्टर आईसीयू की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर वजह समझ आ गई तो डर काफी हद तक कम हो जाएगा। अब बात करते हैं मिथ नंबर 5 की। वेंटिलेटर में गया मतलब उम्मीद खत्म। वेंटिलेटर, जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में डर आ जाता है। हम बिना सोचे दिन भर में इतनी सांस लेते हैं क्योंकि हमारा लंग और मसल्स दोनों अच्छे से काम कर रहे होते हैं कि कभी कभी बॉडी इतनी कमजोर हो जाती है या लंग इन्फेक्शन की वजह से फेफड़े इतना थक जाते हैं कि पेशेंट खुद अच्छी तरह से सांस नहीं ले पा रहा होता है। टाइम काम आता है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर किसी बीमारी का इलाज नहीं करता, वो बस आपके लंग्स को सपोर्ट करता है ताकि आपकी बॉडी को टाइम मिल जाए ट्रीटमेंट का। लेट्स टेक एग्जांपल। अगर आपका फ्रैक्चर हो गया तो डॉक्टर उस टाइम प्लास्टर लगा देता है। तो क्या प्लास्टर आपकी हड्डी जोड़ देता है? नहीं, प्लास्टर सिर्फ सपोर्ट देता है ताकि हड्डी को ठीक होने का मौका मिल जाए। बिल्कुल वैसे ही वेंटिलेटर भी लंग्स को सपोर्ट करता है। जब आपके फेफड़े धीरे धीरे रिकवर करने लगते हैं तो डॉक्टर वेंटिलेटर को सपोर्ट को कम करने की कोशिश करते हैं और जब फेफड़े बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो उस टाइम वेंटिलेटर को हटा दिया जाता है। इस प्रोसेस का टाइमिंग अलग होता है। कुछ पेशेंट्स तो सिर्फ कुछ घंटों के लिए वेंटिलेटर पे रहते हैं, बाकी कुछ पेशेंट्स को महीनों लग जाते हैं क्योंकि इसके पीछे का रीजन है वो बीमारी जो कि ठीक होने में टाइम लेती है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप वेंटिलेटर के बारे में सुनो तो इसे अपना दुश्मन मत समझिए। वेंटिलेटर सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम है, बिल्कुल वैसे जैसे फ्रैक्चर में प्लास्टर या फिर कमजोर आंखों के लिए चश्मा। ये सिर्फ आपके फेफड़ों की मदद करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वेंटिलेटर पर जाना मतलब हार मान लेना नहीं होता। कई बार ये रिकवरी की तरफ पहला जरूरी कदम होता है। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई डॉक्टर बोले कि पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत है तो पहला सवाल ये मत पूछिए कि पेशेंट बचेगा या नहीं। पहले ये पूछिए कि पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान क्या है।
क्योंकि जब आपको रीजन समझ आ जाएगा तो वेंटिलेटर से डर अपने आप कम हो जाएगा। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही और आईसीयू और एनेस्थीसिया से जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।